नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहद आलीशान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सरकारी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, JPNIC। आप में से बहुत से लोगों ने गोमती नगर में लखनऊ के इस बिल्डिंग को देखा होगा। लाल रंग की ये भव्य बिल्डिंग का नाम है JPNIC। दरअसल इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे मकसद था कि यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाया जाए सरकारी। इसमें 3 ऐसे बड़े ऑडिटोरियम बनाए जाएं जिनकी क्षमता 2000 से 3000 सीटिंग कैपेसिटी की हो और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर हों, ताकि कोई सेमिनार, कोई कार्यक्रम, सरकारी आयोजन होने हों तो उसमें लिमिटेड सीटों की बाध्यता ना हो। एक बड़ा 2 से 3000 क्षमता का बनाया जाए। एक ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल और एक आलीशान क्लब, साथ में JP मेमोरियल। इसका नाम रखा गया जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। जैसा कि आप दुनिया के दूसरे देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, विदेशों में जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह के कन्वेंशन सेंटर वहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कन्वेंशन सेंटर्स बनाने की परंपरा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछली हुकूमत में अखिलेश यादव की सरकार ने JPNIC नाम के इस बिल्डिंग को शुरू किया। यह तकरीबन 75,000 वर्ग मीटर में लखनऊ में प्राइम लोकेशन में होटल ताज गोमती नगर के ठीक पीछे बना हुआ यह स्थान है। मेमोरियल बनकर तैयार है और तकरीबन 881 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी सरकारी बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग नई हुकूमत में कंप्लीट नहीं हो पाई। पिछली हुकूमत में इसमें कुछ काम रह गया था। अब तक 3.5 साल में भी इस काम को पूरा नहीं किया जा सका। लिहाजा ये बिल्डिंग अभी भी धूल खा रही है। जो अत्याधुनिक उपकरण मंगाए गए थे या तो वो जंग लग गई है या वो खराब हो गए हैं। एक आलीशान, एक बेहतरीन स्थान जो लखनऊ को मिलना था वो लगभग खराब हो चुका है। बिल्डिंग की हालत भी खराब हो रही है। अंदर लगे इक्विपमेंट्स का क्या हाल है किसी को कुछ अता पता नहीं। जब नई सरकार आई तो इसमें एक जांच बिठा दी गई। जांच ये बिठाई गई कि इसमें एक जिस कंपनी ने निर्माण किया है उसने गड़बड़ी की है। जांच बैठी और जब जांच आगे बढ़ी तो जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया था उनके मालिकों में से एक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और वो राज्यसभा की सदस्यता त्याग के बीजेपी से राज्यसभा के सदस्य हो गए। लिहाजा जांच का हस्त्र सबको पता है क्या हुआ। लेकिन ये बिल्डिंग 3.5 साल से धूल खा रही है। आज एक स्थानीय समाचार पत्र में एक खबर छपी। खबर ये छपी कि इस बिल्डिंग को बेचा जा रहा है निजी हाथों में। 881 करोड़ की लागत है। 75,000 वर्ग मीटर जमीन है। बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार है। 95% काम हो चुका है और इसकी कीमत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 1600 करोड़ के आसपास निर्धारित की है। उनका अनुमान है कि बिल्डिंग 1600 करोड़ में बिक जाएगी, यानी JPNIC प्राइवेट होगा। ऐसा इस अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया। JPNIC बिकना हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक बड़ी घटना ना हो, लेकिन यह सैद्धांतिक तौर पर एक सरकारों की जो पॉलिसी है उसके विपरीत है। वो विपरीत क्यों है? आपको याद होगा कि लखनऊ में सरकार ने एक मॉल बनवाया था शहीद पथ पर, लखनऊ में गोमती नगर में। उसका नाम था शान-ए-अवध, लखनऊ का कनॉट प्लेस। उसका जो डिजाइन था वो कनॉट प्लेस जैसा था। ये सरकार जब आई तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उसको बेच लिया, निजी कंपनी को बेच दिया। कितने में? 427 करोड़ में सिर्फ। और वो मॉल लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है। सरकारी मॉल को प्राइवेट कंपनी फिनिक्स को बेच दिया गया सिर्फ 427 करोड़ में, शान-ए-अवध को। अब JPNIC बेचा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी मैं डिबेट शुरू ही कर रहा था तब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण से एक प्रेस नोट जारी हुआ है। प्रेस नोट में उनके चीफ इंजीनियर ने दावा किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान बिक्री संबंधी नहीं दिया है। लेकिन जिस रिपोर्टर ने यह खबर छापी, बहनों भाइयों, डिटेल के साथ रिपोर्ट छापी है कि कितना इसका एस्टीमेट है, कितना आगड़न में लागत आई है, कितनी जमीन है और कितना इसकी कास्टिंग निर्धारित हुई है, बिक्री का मूल्य क्या तय हुआ है। यह रिपोर्ट बताती है कि यह सरकारी फाइलों से निकला हुआ दस्तावेज है। अब जब हंगामा आज राजनीतिक तौर पर बड़ा हो गया, मॉल पहले बेचा जा चुका है, अब JPNIC बेचा जा रहा है। बना भले कुछ नहीं, बेचने के लिए सब चीजें बाजार में ठेले पे लद के आ गई। तो अभी LDA का कहना है कि उसका बेचने का ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की भाषा और उसमें दिए गए तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि यह किसी सरकारी फाइल का हिस्सा है, यानी बेचने का कोई प्रोसेस तो चला है।
किसी ने तो इसमें कोशिश की है इसको बेचने की। तो ये किसको बेचा जा रहा है? लखनऊ के गौरव की प्रतीक इस सरकारी इमारत को किसके हाथ बेचने की कोशिश हो रही है? और अगर बेचा जा रहा है तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है और इसको बेचा क्यों जा रहा है? प्रश्न तो ये उठता है। सिर्फ 60-70 करोड़ रुपए लगाकर इस बिल्डिंग को ऑपरेशनल किया जा सकता है, जिस पर उत्तर प्रदेश के जनता की गाढ़ी कमाई का 881 करोड़ लग चुका हो और उसको शुरू होने में 50 करोड़, 60 करोड़ या 100 करोड़ की और जरूरत हो, तो वो लगाकर इस बिल्डिंग को ऑपरेशनल क्यों नहीं किया गया? ये जनता के टैक्स के साथ, जनता के पैसे के साथ ये मनमानी और ये वित्तीय अनुशासनहीनता क्यों? इसके लिए किसकी जवाबदेही निश्चित की जानी चाहिए? और अब इसको बेचने के पीछे कौन लोग हैं? और उससे भी बड़ी बात, खरीदने वाला कौन है? क्योंकि सरकारी चीज बहनों भाइयों बिकती तब है जब खरीदार पहले से डिसाइड हो जाता है। तो इसको खरीदेगा कौन? क्या वही जिसने इसको बनाया या कोई और खरीदेगा इसको? क्योंकि लखनऊ में इससे बेशकीमती कोई जमीन नहीं हो सकती, वो भी 75,000 वर्ग मीटर, और वो भी आलीशान बिल्डिंग बनी हुई, वो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स पे बनी हुई, जिसके ऊपर हेलीपैड भी बन चुका है। कमाल की बिल्डिंग है ये। आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्या सरकारी बिल्डिंग भी ऐसी हो सकती है? पर अब कुछ लोगों की नजर लग गई है और इसको बेचना चाहते हैं। तो अगर ये बिकी तो लखनऊ की शान के लिए भी खिलाफ बात होगी, सरकारों की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचेगी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महंगी बिल्डिंग है वही बिक गई। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। विध्वंसकारी सरकार है। आपके अफसरों ने आपको सजेशन दिया कि जो सेंटर समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा जयप्रकाश नारायण की याद में उनकी सोच, उनकी विचारधारा को प्रिजर्व करने के बनाया गया था, उसको आप बेच देंगे। आपने आकलन भी करवा लिया। आप खरीदेगा कौन? आपके वही अफसर, आपके कुछ चुनिंदा लोग? आपके शासन में भ्रष्टाचार पुष्पित पल्लवित हो रहा है। एक भी ईंट आपने उत्तर प्रदेश में नहीं रखी है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी संरचना हमने क्रिएट की है, आप उसको बेच रहे हैं। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव अपने उस मुख्यमंत्री काल के औरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अखिलेश यादव को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव के समय में बड़े प्रोजेक्ट ATM मशीन बन के रह गए थे, उनके लिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता था, उसकी बाद में लागत बढ़ के 1500 करोड़ हो जाती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जनता के पैसे की, जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए इनका संचालन भी ठीक से है और सरकार का जो पैसा व्यय है वह सरकार के पास आ जाए, इसके लिए चाहे अवध शिल्पग्राम हो, चाहे JNIPC, इस प्रकार के उन्होंने निर्णय लिए हैं। भाजपा की सरकार बनी थी तब भी बड़े बड़े नारे दिए गए थे, देश नहीं बिकने देंगे। उन्होंने एक एक करके हमारी देश की तमाम सारी प्रतिष्ठान, रेल, कई सारी चीजों को बेच दिया। तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी केंद्र के ढर्रे पर है। वो कहावत को चरितार्थ करती है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को। तो लखनऊ में शहीद पद पर सरकारी मॉल फिनिक्स कंपनी को महज 421 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। LDA ने बेच दिया। उस पूरे प्रकरण पर कोई जांच नहीं हुई। कीमत कैसे डिसाइड हुई कि 400 करोड़ का बिकेगा, ये भी अभी तक तय नहीं है। और दूसरी बिल्डिंग, अब जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो बिकने के लिए, नीलामी के लिए मार्केट में आ गई है। अब इसमें कुछ विरोधाभास है। अखबार में जो छपा है वो मैंने आपको बताया। बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव का ही आपने बात सुनी, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ बेचेंगे। लेकिन अभी मैं डिबेट शुरू कर रहा था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर इंदु प्रकाश सिंह ने एक परिपत्र जारी किया है, उसी अखबार को जिसमें रिपोर्ट छपी है कि उन्होंने बेचने संबंधी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो आखिर कौन सही है? क्या बिकेगी या नहीं बिकेगी? या हल्ला मच गया इसलिए नहीं बिकेगी, या बाद में बेचा जाएगा? क्या है इसके पीछे मकसद? क्या है? यह गंभीर चिंता का विषय है कि सरकारी बिल्डिंगों का एक एक करके बिकना, ये चिंता की बात है। जो हमारे सम्मान, शान और शासन की प्रतीक हैं, उनको क्यों बेचा जा रहा है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस से हैं, उदयवीर सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी से हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। आज एक अखबार में खबर छपी, आपने भी पढ़ा होगा कि JPNIC सेंटर बिकेगा। ये एक बहुत ही शानदार इमारत है, आपने भी देखी होगी। तो इसको बेचने के पीछे की मंशा क्या है और क्यों बेचा जा रहा है? देखिए, वजह सी आप अच्छी तरह जानते हैं
कि एक तो ये अखबार पे छपी खबर के आधार पर आज ये जो शोर मच जो इन्होंने जो बनाया है JPNIC, जी वो ऐसगा बनाया, वो ना तो खेल का प्रोजेक्ट है पूरा जी और ना मनोरंजन का प्रोजेक्ट है पूरा, और उसकी लागत 861 करोड़ रुपए आ गई और 130 करोड़ की अखबार ने संभावना व्यक्त करी की और लगेगा, तो मतलब 1000 करोड़ और जमीन की कीमत अलग, तो टोटल मिला के लगभग 2000 करोड़ की चीज केवल अपनी ऐसगा बनाने के लिए खड़ी कर दी गई। दूसरी चीज कि अखिलेश जी के कार्यकाल में ज्यादातर ऐसे खर्चे हुए हैं जो प्रोडक्टिव नहीं थे, जिनका कोई उद्देश्य नहीं। जैसे आप देखिए श्रीमान मुलायम सिंह जी और श्री अखिलेश जी, इन्होंने सैफई का विकास किया। अगर सैफई जितना विकास इन्होंने फिल्म सिटी की तर्ज पर किया होता जिसकी इन्होंने घोषणा की थी, तो आज देश का तीसरा फिल्म सिटी होता और यहाँ के नागरिकों को, बिहार के नागरिकों को, कलाकारों को, अन्य लोगों को बंबई में अपमानित नहीं होना पड़ता। इन्होंने नाच गाना किया, सैफई महोत्सव के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए बहाए और हवाई जहाज से, चार्टर्ड प्लेन से ये लोगों को लाए वहां पर और उनको छोड़ने गए और करोड़ों अरबों रुपए। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, इसको बेचना तो क्यों चाहते हैं? जी, इसको बेचना क्यों चाहते हैं? जी इसको बेचना क्यों चाहते बेचने हैं? की बात तो आप ही बता रहे, मैंने तो अभी सुना कि LDA के जो भी इंजीनियर है उन्होंने कहा कि बेचने जैसी कोई बात नहीं है, तो आपके सूत्रों के आधार पर हम कह रहे हैं। हमने तो अखबार की रिपोर्ट पढ़ी, लोगों से जानने की कोशिश करी, जब आपकी डिबेट आई उसके बाद जी। तो ये अगर आप व्यवहारिक दृष्टि देखें तो ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपका क्या मत है, इसे बेचा जाना चाहिए या सरकार इसको कैरी करे? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, अब वो वक्त चला गया कि केवल नाम के लिए इमारतें बनाई जाए। अब आपका यूज भी देखना पड़ेगा। अब केवल सैफई में नंगनाच के लिए नहीं चलेगा, अब केवल ये देखना पड़ेगा कि जो हम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी की यादों से जुड़ा हुआ एक मेमोरियल भी है। कितना मिल रहा है? नहीं, नाच गाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी से जुड़ा हुआ एक बड़ा मेमोरियल भी यहाँ बना हुआ है। क्या उसको भी आप इसी तरह, इसी दृष्टिकोण से आप महान लोगों का नाम रख सकते हैं, आप किसी का भी नाम रख सकते हैं। वहां मेमोरियल बना हुआ है ऑलरेडी। उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती ब्रजेश जी, नाम से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। नाम तो आप किसी भी महान पुरुष का रख सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या ये देखना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि इसको बेचा जाए या रोका जाए, क्या किया जाए? देखिए, मेरी कोई फाइनल राय नहीं है, ये LDA तय करेगा, ये सरकार तय करेगा। और अभी तक आप केवल जो बहस चल रही है सुनी सुनाई और अखबार की रिपोर्ट के आधार पर चल रही है, और ऐसा लगभग 2 बार हो चुका। एक बार ब्रजेश जी, 1 मिनट सुन लीजिए, कि अखबार की रिपोर्ट के आधार पर 2 बार हो चुका है। कि एक बार ये कि 5 साल की संविदा नियुक्ति होगी, उसके बाद नौकरी मिलेगी, सरकार ने खंडन किया। सरकार ने अभी खंडन कहाँ किया? क्या कार्मिक विभाग का कोई परिपत्र आया क्या? 30 साल की नौकरी हो? नहीं, अभी नहीं आया डॉक्टर साहब। अगर कार्मिक विभाग इसका कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, कार्मिक विभाग के मंत्री या कार्मिक विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। जी हाँ। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। चलिए, जो आप कह रहे हैं कि JPNIC को लेके कंफ्यूजन है, पर मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। इसी लखनऊ में डॉक्टर साहब, ये एक अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लखनऊ की धरती पर, उसकी छाती पर ऐसगा बनाया गया था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। कोई चीज नहीं की। लखनऊ में शहीद पथ में DGP ऑफिस के ठीक अपोजिट एक शान अवध करके लखनऊ का कनॉट प्लेस, एक बड़ा मॉल, लखनऊ का लार्जेस्ट मॉल LDA को बनाना था। यह मॉल जब बन गया तो आपकी सरकार ने फीनिक्स नामक एक मुंबई की कंपनी को बेच दिया। जी, क्यों बेचा? देखिए, ये क्यों प्रश्न क्या है, आप ये देखिए कि जो 5 बिल्डिंगें मैंने नोट करी आज, जो केवल खड़ी हुई हैं और जिसमें करोड़ों अरबों रुपया जो इनकम टैक्स का है वो लोगों के लगे हैं और इसका कोई यूज नहीं है जी। और एक जो बिल्डिंग है बजट होटल करके फैजाबाद रोड पर बस अड्डे के पास जी, उसका कोई यूज नहीं है, सपा सरकार में बनी थी। तो आप क्या इस हक में हैं स्टेडियम बना कि ये जो आपके हिसाब से क्या यूज है? तो आप ये चाहते हैं कि जो आपके हिसाब से यूजफुल नहीं उनको बेच देना चाहिए? में इन्होंने विकास किया है और जो हवाई पट्टी बनाई है, जो भी बनाया है, उसका क्या उपयोग है? आपने केवल धन का दुरुपयोग किया है और धन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करने देगी उत्तर प्रदेश में। तो ये बेच देना चाहिए?
देखिए घाटे का कोई सौदा नहीं करना चाहिए। अर्थ का युग है और लोगों के रोजगार को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। उदयवीर सिंह, ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मैं चाहता हूं कि प्रथम चरण में सब लोग एक दूसरे की बात इसलिए करना चाहिए जी, प्रथम चरण में सब कोई एक दूसरे की बात सम्मान से सुने। उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। भाई उदयवीर जी, जेपीएनआईसी बिकने जा रहा है, ऐसी अखबार में रिपोर्ट है। प्रवक्तागण भी कह रहे हैं कि हाँ बिकना चाहिए, कोई कह रहा बिकेगा, और अभी एलडीए कह रही है कि उन्होंने अभी इस पर मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट अखबारों में नहीं दिया। यही बात तब कही जा रही थी जब शान अवध बेचा गया था। ब्रजेश जी, नहीं ब्रजेश जी, दो तरह की बातें हो गई। कुछ तो मनोज मिश्रा जी ने सवाल कर दिए, उनका भी जवाब देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं लखनऊ में एक ऐशगाह बनाया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल है, स्क्वैश कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, हेल्थ सेंटर है, 1000 गाड़ी की पार्किंग है, 2 कन्वेंशन सेंटर हैं। कन्वेंशन सेंटर में ऐश होता है क्या? 2000 आदमी की कैपेसिटी के, 1000 आदमी की कैपेसिटी के। तो आप ऐशगाह का क्या मतलब होता है पता नहीं मनोज जी क्या समझते हैं। जेपी मनोज जी अपनी बारी में बोलिएगा, मैं टाइम दूंगा आपको, आप नोट कर लें। और ये कम्युनिटी रिसोर्सेज बनाए जाते हैं ताकि आपका, मेरे जैसा, मनोज मिश्रा जैसा जो पूंजीपति धनपति नहीं है, जो 5 स्टार होटलों को बुक न कर लें, वो लोग इनमें कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, बहुत सारी संस्थाएं इनमें अपने कार्यक्रम करते हैं, अपनी चीजों को, जो बौद्धिक चीजें उन्हें बढ़ाते हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना है, पूरे देश में नाम है। लखनऊ का नाम हो जाता है, क्या कष्ट था। लेकिन राजनीतिक द्वेष पहले दिन से। सैफई महोत्सव की बात करते हैं तो गोरखपुर महोत्सव क्यों हुआ? और जिन्हें नंग नाच करने के लिए कह रहे हैं कि वो नंग नाच करने आए थे, कल मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ तो बैठक कर रहे थे, उन्हीं के साथ तो फिल्म सिटी की मीटिंग हो रही थी, वही लोग तो थे। डॉक्टर साहब अपनी बारी का वेट करिएगा, मैं निश्चित टाइम दूंगा। पिछली सरकार में फिल्म का जो पिछली बार फिल्म का एमओयू, फिल्म सिटी का एमओयू हुआ, जब इन्वेस्टमेंट मीट 2-2 बार हो गई, तो सरकार ने क्यों नहीं देखा कि एमओयू हुआ? अगर जेपीएनआईसी बिक जाए तो समाजवादी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं आ रहा हूं ब्रजेश जी, प्लीज आ रहा हूं। मैं पूरी बात बताऊंगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी संपत्ति नहीं है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की प्रॉपर्टी है, पूरे बुद्धिजीवियों की प्रॉपर्टी है। उन सबको कष्ट होगा जब एक व्यापारिक घराना कोई इसको खरीद के और उससे लाभ कमाएगा। सरकार इसलिए बनाती है। शान अवध बनाया, आपने क्यों बेच दिया? किससे उसकी कॉस्टिंग कराई है? आपको बेचना ही था तो उसकी बाजारू कीमत से बेच देते। आप बना तो सकते नहीं हो। और देखिए ब्रजेश जी, इसमें मामला राजनीतिक द्वेष का है, क्योंकि जैसे ही सरकार बदली, सबसे पहले रिवर फ्रंट पे इनके सुभाष पासी मंत्री कुदाल लेके पहुंच गए। एक्सप्रेस वे पे हर 10 किलोमीटर पे कुदाल लेके खोदा गया। जेपीएनआईसी पे जांच बिठाई गई। 3.5 साल सरकार के निकल गए, किसी एक आदमी को पर जिन्होंने बनाया वो तो आप ही की पार्टी में थे, आजकल सुना दूसरी पार्टी में चले गए हैं। नहीं, ठीक है, व्यापारियों पे इनका दबाव रहता है, बहुत सारे लोगों को बंद करा देते हैं, बहुत सारी नई राजनीति शुरू की है इन्होंने। मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं बात दूसरी कह रहा हूं। फिर इसका प्रोजेक्ट बजट रोका गया, फिर बजट रोका गया इसका। एक फुहारा आके कानपुर में पड़ा है, जिससे पूरे रिवर फ्रंट की शोभा बढ़ जाएगी। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार कहते हैं कि हम ऐसे रिवर फ्रंट सब जगह बनाएंगे, यमुना पे बनाएंगे, और दूसरी तरफ गोमती के रिवर फ्रंट का काम पूरा नहीं होने देते। तो ये कंफ्यूज हैं, इनको पता नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष भी रखना चाहते हैं। आज मैंने बेईमानों के साथ मिलकर प्रदेश पर मैंने आज प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का एक बयान सुना। एक मिनट, और विकास सुनिए सुनिए, मैंने आज जूही सिंह को भी सुना और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का। आप लोगों ने धमकी वाली भाषा इस्तेमाल की है कि मार्च 2022 में सरकार हमारी आई तो जो कंपनियां टेंडर डालेंगी उन्हें ठीक कर देंगे। ये क्या मतलब, इस तरह की धमकियां क्यों दे रहे हैं आप लोग? नहीं, हम किसी को धमकी नहीं देते। अगर आपने काम सही किया है तो आपको धमकी की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमने तो परवाह नहीं की रिवर फ्रंट की जांच की, हमने तो परवाह नहीं की एक्सप्रेसवे की जांच की। लेकिन अगर 1000 करोड़ की चीज को 400 में बेचोगे तो आपको परवाह होगी। जिनको चिंता हो रही है, अगर उन्होंने बेईमानी की है तो वो चिंता करेंगे।
ओके, मैं बेईमानी नहीं की है। ओंकारनाथ जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ऐसी लंबे 10 समय के योजना बता बाद सकता हूं अखिलेश जी की, टीवी डिबेट में जिन आए पे- हमारे जिन साथ। पे इन्होंने कांग्रेस पूरी, के बहुत ही पूर्वाग्रह सीनियर से लीडर कार्य हैं किया, और कुछ प्रियंका नहीं गांधी ने जो मीडिया कमेटी बनाई है उसके मुख्य सलाहकारों में से एक है। बहुत स्वागत ओंकार जी, धन्यवाद आपका। भाई ये JPNIC बिक रहा है, एक तो कुछ खरीदने में दिलचस्पी है क्या आपकी, पहला सवाल। दूसरा, अगर बिक रहा है तो आपको कोई आपत्ति है क्या? ब्रजेश जी, हमने मनोज भाई की बात सुनी, बहुत तकलीफ हुई। इनको मालूम ही नहीं कि JNIC है क्या, इन्होंने कह दिया ये ऐशगाह है। बहुत प्यारी चीज ये सरकार ने जो भी सोचा हो इसको दिया था। ये उस पैटर्न पे बन रहा था जो दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल है या हैबिटेट सेंटर है। इसमें जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने लेखक हैं, गीतकार हैं, फिल्म कलाकार हैं, इतिहासकार हैं, हर क्षेत्र के जो लोग उच्च उत्कृष्ट लोग हैं वो इसके मेंबर बनते हैं। और यहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं। पूरा हमारा शहर जो है और प्रदेश उन जानकारियों को जानता। इतने बुद्धिजीवी यहाँ पे आते जिनसे क्या कहते हैं, हम लोग धन्य होते उनके विचारों को जान के, और इन्होंने उसको ऐशगाह बना दिया। उसकी भव्यता पर ये चले गए। अरे भव्यता पर चले गए तो आज हैबिटेट सेंटर से अगर बढ़िया चीज यूपी गवर्नमेंट बना रही है तो ये उसके लिए फख्र की बात होनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, कल दूसरी सरकार आए और उसको बंद कर दे तो क्या होगा? जनता का पैसा ही तो बर्बाद हो रहा है। आप व्यापारियों की तरह से 800 करोड़ लगा के 16 करोड़ बेचते जा रहे हैं। आपको मालूम है रमादा 2 बार इनके यहाँ आ चुका है, साइट विजिट कर चुका है रमादा होटल वाला, और 1 बार VC के ऑफिस में जा चुका है। और ये जाके वहां पर वो होटल खोलेगा। वहां 100 कमरे बने हुए हैं उन लोगों के लिए कि जो यहाँ आए, यहाँ एक भव्य लाइब्रेरी होती, उसका लोग क्या कहते हैं ज्ञान अर्जित करते। वो सारी चीजें न करके इन्होंने मारा चौपट कर दिया। हम लोग तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा उसकी बात कर रहे थे। ओंकारनाथ सिंह ने तो खरीदार का नाम तक खोल दिया। वाह। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये सरकार बेचती है, इसका तो मतलब प्रदेश मैंने के लिए सही बड़े आदमी शर्म से की सवाल बात किया। होगी। ये एकदम आपने सही आदमी से सवाल किया है। और मैं बहुत दुखी हूं आज ये सुन के, जब से मैंने सुना है। मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल की और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि एक अच्छी चीज आ रही थी लखनऊ के अंदर, जो कि हम लोग भी फख्र से महसूस करते हैं कि बड़े बड़े लोगों से हम लोग की भी मुलाकात होती, बुद्धिजीवियों से होती, कलाकारों से होती, अपने अपने क्षेत्र के विद्वानों से होती है, उनसे विचार ओंकार जी, आपने डॉक्टर मनोज जी का एक बयान सुना होगा। इन्होंने कहा कि वहां नाच गाने और ऐशगाह है। मैंने 3 बार रिमाइंड कराया मनोज जी से कि वहां जयप्रकाश नारायण जी का एक मेमोरियल भी है। मैंने उसी को कहा, इनको मालूम ही नहीं कि वो सरकार क्या बना रही है। मेमोरियल में उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, उनकी तमाम चीजें और वस्तुएं रखी हुई हैं। अरे स्वतंत्रता सेनानियों की बहुत चीजें आती है उसके अंदर, खाली जयप्रकाश जी की नहीं आती। ये तो चाहते थे बहुत कुछ उसमें आज तक कर सकते थे, और वो सब चीजें करते अपना, कम से कम पता तो चलता लोगों को कि इन नेताओं ने क्या किया है देश के लिए, क्या कुर्बानियां इनकी हैं। तो आप विरोध करते हो इसकी नहीं बिकना चाहिए JPNIC? बिल्कुल, मैं इसका पूरा विरोध करता हूं कि ये नहीं बिकना चाहिए। और ये तब आप बहुत चुप क्यों अमूल्य थे धरोहर जब है शान और अवध इसको यहाँ मॉल, रहना चाहिए। सरकारी मॉल, एक प्राइवेट कंपनी को मुंबई की फिनिक्स को बेच दिया गया कौड़ियों के दाम, तब आप क्यों चुप थे? देखिए, वो तो व्यापारी सिस्टम था, वो व्यापारी सिस्टम था। उन्होंने सोचा होगा बेच दिया, उसको हमें कोई एतराज नहीं है। वो बेचे और चाहे घाटे में बेचे तो सरकार जांच करेगी, जो पकड़ा जाएगा उसको सजा मिलेगी। वो तो बिजनेस का सिस्टम थैंक यू। वो चाहे ये चलाए चाहे कोई प्राइवेट एजेंसी चलाए, उससे कोई मतलब नहीं दीपक है। वाजपेयी। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। ओके, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई दीपक जी, JPNIC लखनऊ का बिक रहा है, आपकी कोई दिलचस्पी है इसको खरीदने में? जी, खरीदने और बेचने का जो काम है वो आजकल भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिम्मे लिया है। 2 तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐशगाह कह रहे हैं, ऐसा ही एक कन्वेंशन सेंटर महात्मा मंदिर के नाम से आज से 9 साल पहले गांधीनगर में 200 करोड़ रुपए की खर्चे से बनाया है, 22,000 स्क्वायर मीटर में। उसका नाम महात्मा मंदिर है। हम मानते हैं कि महात्मा जी की स्मृतियां वहां संरक्षित हैं। हम मानते हैं ऐसे कन्वेंशन सेंटर का हर राजधानी में स्थान है। पहली चीज।
तो ऐशगा मुझे लगता है जहां पर जयप्रकाश नारायण जैसे राजनीतिक तपस्वी का नाम आता है, इन शब्दों से हमें परहेज करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को समझिए। इनको इस देश से कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसके लिए कोई रक्त नहीं बहाया है। इनकी मानसिकता वही है जो चंगेज खान की थी कि अगर आप सत्ता में आए हैं तो लूटो और भागो। इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने सेल बेच दिया, इन्होंने बीपीसीएल बेच दिया, आपने बताया कि इन्होंने शान अवध बेच दिया, और अब ये जेपी कन्वेंशन सेंटर बेच रहे हैं। तो ये लूट खसोट करके भागने की जल्दी में है। कोरोना के सामान में लूट, जेपी कन्वेंशन सेंटर में लूट, सेल बेचने में लूट, बीपीसीएल बेचने में लूट, ये तो अगर ये बेच रहे हैं, ये लुटेरा पार्टी ये है। कह रहे हैं कि 881 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इनको पता है इसको कि ठीक ये करने लोग में, सत्ता से बाहर जा रहे हैं, ऑपरेशनल कंडीशन में इसलिए लाने लूट के भागने लिए जल्दी में। 100 करोड़ रुपए की और जरूरत है। तो इन्होंने ये फार्मूला निकाला कि ये 100 करोड़ क्यों लगाएं, इससे अच्छा इसको बेच दें। नहीं, 100 करोड़ में इनकी दलाली 10 करोड़ रुपए होगी, 1600 करोड़ में इनकी दलाली 160 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा कोई लॉजिक अरे तो है कैसे नहीं। शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे पिताजी का जो हैं? जाति नहीं, मकान आप होता कैसे है, शब्दों का इस्तेमाल एक कर रहे मिनट, हैं? मैं ब्रजेश डॉक्टर जी में मनोज एक मिश्रा बात कह जी, रहा हूं। जी नहीं, मैं डॉक्टर मनोज नहीं, मिश्रा नहीं, को एक टाइम मिनट। देता हूं, वो ब्रजेश आपको जी, रिस्पॉन्ड करेंगे। ब्रजेश जी, आपने गंभीर एक आक्षेप छोटा लगाए, सा, रुक जाइए। एक छोटी- ओके डॉक्टर एक मनोज मिश्रा छोटी सी जी, बात कहूंगा। जी मैं केवल ये कह रहा हूं ब्रजेश जी, हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, क्या अपने पिताजी का बनाया हुआ मकान, अपने बाबा का बनाया हुआ पैतृक मकान बेचने चलते हैं? हम अपने क्रांतिकारियों की धरोहर बेचने चलते हैं, हमारे राजनीतिक मनीषियों की धरोहर बेचने ओके, चलते हैं। थैंक यू बेचने डॉक्टर के लिए मनोज इतना मिश्रा जी, कुछ था, आपने पूरे डॉक्टर देश मनोज में मिश्रा जी, बेचने की बात प्लीज लगा दी। रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं पहले तो उनसे शुरू करता, लेकिन दीपक जी की बात से पहले शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रक्त नहीं बहाया आजादी के लिए, तो इन्होंने लोकपाल के ऊपर रक्त बहाया था। दिल्ली में लोकपाल कहां चला गया? इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर रक्त बहाया था, इन्होंने जातिवाद के ऊपर रक्त बहाया था, इन्होंने अल्लाह के आंदोलन पर रक्त बहाया था। ये सब कहां चला गया? देखिए, आप आरोप लगा सकते हैं, आप दलाली का आरोप लगा रहे। अगर हम कहें कि दिल्ली के अस्पतालों की हालत क्या है, कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या दिल्ली में किसको लोकपाल बना दिया? भारत सरकार ने। दिल्ली में है, तो आपने क्या किया? आपने कौन सा अल्टरनेटिव मॉडल देश के सामने प्रस्तुत कर दिया? ईमानदारी का और श्रम का, और करेगा आजादी को खून नहीं बहाया। तो 1857 में कांग्रेस ने कौन सा खून बहा दिया? वन बाई वन डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज मिश्रा को बोल लेने दीजिए। कांग्रेस ने कौन सा खून बहा दिया था? दिल्ली में कौन बनाएगा लोकपाल? और कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, इनसे ये पूछो। ब्रजेश जी, मैं जवाब प्लीज वेट, क्या बात कर रहे हैं अपनी आप? बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास वन बाई वन आऊंगा। सब लोग शांत हो जाए, डॉक्टर मनोज मिश्रा को बोलने दीजिए। वन बाई वन प्लीज, साइमन कमीशन प्लीज, वन बाई वन प्लीज। सिंह राव जी, तो देश की साइमन चीजें कमीशन की लाठी की बात भूल गए जब नेहरू जी मारे जा रहे थे, वल्लभ पंत ने मारा था, मार खाई थी, उनकी गर्दन हिलती रही, जिंदगी भर गर्दन हिलती अरे रही। भाई ओंकार जी प्लीज, अरे कम से कम ओंकार जी, चश्मा प्लीज। लगा हुआ है तो उतार तो लो भाई। ओके, थैंक यू भाई, बीरेन जी आ गए हैं। थैंक यू डॉक्टर मनोज जी, ओके थैंक यू। बीरेन जी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, ये बिकेगा जेपीएनआईसी या नहीं बिकेगा? अखबार कह रहा है बिकेगा, अभी तक एस्टीमेट बता रहा है बिकेगा, फाइलें चली ये बता रही बिकेंगी। अभी एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह हैं कोई, इनकी चिट्ठी आई, उसमें लिखा है कि उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है। बिकेगा या नहीं बिकेगा, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। अब धुआं उठा है अगर, तो आग कभी लगी रही होगी या बुझा दी गई या कुछ तो है मामला। लेकिन ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सेंटर जेपी के नाम पर है। बिहार से लेके उत्तर प्रदेश और देश की संसद में उपसभापति ने कल सांसदों के लिए सवेरे वो चाय लेकर गए थे। वो कहते हैं कि वो जेपी के गांव से आए हैं। प्रधानमंत्री ने उनके इस राजनीति के उच्च कोटि के कार्य की प्रशंसा की। तो जेपी हर जगह प्रासंगिक हैं, बहुत महत्व रखते हैं इस देश की सियासत में, इस देश के आचरण में। अब अगर उनके नाम पर किसी भवन को बिक्री की बात आएगी तो ये जिम्मेदारी भाजपा, कांग्रेस और सभी अन्य दलों की है कि उसके सम्मान की, उनके रक्षा की जाए, क्योंकि उनके नाम पर लोग आज भी जीते हैं। तो ब्रजेश जी,
आश्चर्य की बात यह है कि हमारे यहाँ अफसर जो होता है जी वो कई बार जैसे हमारे यहाँ बिजली बनाने वाला आता है ना कि टेस्टर लगा के टेस्ट करता है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो वैसे अफसर जो है चर्चा चला के टेस्टर लगाता है कि करंट आया, अगर ज़्यादा करंट मार रहा है तो रुक जाता है और हल्का फुल्का करंट है तो बढ़ाता है। ये टेस्टर लगाया था। ये टेस्टर था। और इसी तरह से संविदा नौकरी का भी टेस्टर लगाया गया उत्तर प्रदेश में, जो अभी चर्चा बना कुछ दिन। तो ऐसा नहीं है, कुछ बात तो है। देखिए ब्रजेश जी, जो व्यक्ति यात्री जो होता है ट्रेन में बिना टिकट चढ़ा होता है, उसको इस बात का हरदम डर लगा रहता कहीं टीटी ना आ जाए। और समोसा बेचने वाला भी अगर आवाज़ लगाओ तो आदमी डर जात बे टिकट वाला कि वो का टीटीए नजर आओ समोसा वाले में भी। तो ये काफी हमारे लंबा अनुभव है आपका इन सब कामों में। नहीं, हम लोग तो छात्र जीवन में बेटिकट भाई, नहीं, मैं इसीलिए पूछा कि मतलब ये व्यक्तिगत अनुभव ही होगा। ऊपर वाले ने सूरत ही कुछ ऐसी बनाई है कि टिकट लेकर भी बेटिकट नजर आते हैं। ऐसा नहीं है, आप माशाल्लाह मतलब स्मार्ट लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम आदमी है। भाई स्मार्ट है भाई, आप क्या बात हर कर जगह रहे हैं? आप कहीं से बेटिकट बहुत नहीं स्मार्ट नजर है। आते। आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। देखिए आगे बढ़ेंगे। मेंटेन भी बहुत किया है। हाँ, देखिए, जिस रिवर फ्रंट को घोटाले का रिवर फ्रंट कहा गया, उस पर दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो लगा। तो कोई भी निर्माण, कोई भी तामीर, कोई भी सभ्यता, उसका अपना एक महत्व होता है। पूरे योगी सरकार ने पूरी दुनिया में इसका डंका बजाया डिफेंस एक्सपो से और वाहवाही लूटी। मायावती ने अंबेडकर पार्क बनाया था, तब यही बीजेपी विपक्ष में थी, बहुत आलोचना होती थी, सपा भी करती थी आलोचना। लेकिन आज वहां फिल्मों की शूटिंगें होती हैं, कई फिल्में बनी वहां। तो ये सब धरोहर है हमारी। अब बात आई कि साहब इकाना स्टेडियम इंटरनेशनल बना है, वहां मैच हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, कितने पैसे से बना, कैसे बना, जो निर्माण हो गया वो अब हमारी पहचान है, वो हमारी धरोहर है। आज पूरी दुनिया के क्रिकेटर वहां आते हैं, मैच होता है। अब आप आइए कनॉट प्लेस पे, जिसको अफगानिस्तान की टीम का होम ग्राउंड है वो। हाँ, अब जिसको यहाँ इन्होंने बेचा और उसकी जांच होगी, क्या होगा, सस्ते बेच दिया, महंगे बेच दिया, तमाम बातें आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लोक भवन में हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वो लोक भवन भी समाजवादी सरकार में बना। अखिलेश यादव ने वो बिल्डिंग बनवाई थी, उसमें भी उस समय आरोप लगा कि इसमें घोटाला हो गया। लेकिन आज वो हमारे काम आ रही, हमारे प्रदेश का कामकाज वहां से चलता है। तो जेपीएनआईसी पर अगर बिक्री की बात आती है, अगर ये खबरें आती हैं समाचार पत्रों में, तो इनको खारिज होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी अब धरोहर है और इस धरोहर को बचाने की हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन समस्या यह है, मजेदार बात यह कि जब भी कोई बड़ी संस्था बिकती है तो जो खरीदार होता है ब्रजेश जी, वो पहले सरकार से इसके लिए लोन लेता है, तब खरीदता है। मजेदार बात यह है कि वो हमारे ही पैसे लोन लेगा, हमारी संपत्ति खरीद लेगा। अच्छा, बीजेपी की जब पिछली सरकार थी केंद्र में, तो लोगों ने कहा साहब लाल किला बेच लिया, लाल किला बिक गया। लाल किला बिका नहीं था। लाल किला को 5 साल के लिए 2017 में हेल्प एडाप्ट हेरिटेज के तहत डालमिया भारत लिमिटेड को दिया गया है कि हर साल वो 5 करोड़ रुपया लगाएगा। इसके बदले में वहाँ पर जो तमाम सारी यूटिलिटीज़ डेवलप होती हैं वो सब करेंगे, उससे खर्चा निकालेंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू हैं हर चीज़ के। लेकिन उत्तर प्रदेश में अफसरों को ये सोचना होगा। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये बेचना है या नहीं बेचना है। अगर बेचना है तो क्यों बेचना है, और अगर नहीं बिक रहा तो फिर ये खबरें आई कहां से, और आगड़न कौन सा अधिकारी था जिसकी विजिट के बाद ये आगड़न तैयार किया गया, एस्टीमेट बना। देखिए समस्या ये है, और ये ओंकार सिंह तो पता नहीं कहां से ढूंढ के उसका नाम भी ले आए किसको बेचा जाना है। देखिए किसी को बेचे, लेकिन ये बिल्डिंग बनवाने में भी अफसरों का हाथ रहा
और ये बिल्डिंग बेचवाने में भी अफसर ही शामिल होंगे, ये कोई और तीसरा नहीं आएगा। और ये सारा जुगाड़ जंतरा यही लोग करते हैं, लेकिन नुकसान इससे सरकारों का होता है, बदनाम सरकारें होती हैं बहुत बार। मतलब कांड अफसर करें, बदनाम राजनीतिक दल हों। बिल्कुल। देखिए जी, हम लोग तो इतना जानते हैं कि सियासत में जनता के सामने पारदर्शी व्यवस्था का वादा है और पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता के खून पसीने से जो इमारत बनी है, उसका जो सबसे बेहतर उपयोग हो वो होना सरकार चाहिए। निर्णय ले। ठीक बात है जी। अब बात आती है कि साहब ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में संघर्ष चल रहा है, सरकार के पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन अभाव चाहे जितना हो, जो हमारी मूल है वो बचा रहना चाहिए। और आज इस खबर ने ये चौंकाया है, और जो अफसर अगर इस पर कोई इरादा रखते हैं तो अपना इरादा बदल दें, क्योंकि ये कनॉट प्लेस की तरह ये भी लोगों की आंखों में चुभ गया है। अगर ये बिक्री होगी तो सवाल होगा जी। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तमाम लगेगा। मैंने कई इमारतें गिनाई, रिवर फ्रंट गिनाया, इकाना स्टेडियम गिनाया, लोक भवन गिनाया, JPNIC गिनाया और कनॉट प्लेस गिनाया। तमाम सारी चीज़ें हैं, सरकारें निर्माण करें। तात्कालिक तौर पर लगता है कि यह निर्माण भ्रष्टाचार के नींव पर उदयवीर जी है। आऊंगा, प्लीज वेट। लगता है कि ये भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े हैं, लेकिन भविष्य में जब कोई इमारत तैयार हो गई तो उसको बचाने का जिम्मा हमारा आपका सबका है, क्योंकि उसमें हमारे आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगी है। जी वीरेंद्र जी, 4 लाइनें कहूँगा। ऐसा है ब्रजेश जी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये गर्मी जब आती है तो तरबूज सब खाए होंगे। तो जब तरबूज लेने जाओ बाजार में तो तरबूज पे 3-4 बार ठोकता है, तबला मारता है, फट 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 फट, फिर दूसरे मारेगा, फिर तीसरा दे देगा। तो एक बार एक आदमी ने पूछा, ये तबला मारते क्यों हैं? अब वही बता रहा हूँ। उसने एक बार एक आदमी ने पूछा कि भाई ये बताओ, ये तरबूज पे अंदर लाल है, मीठा है, ये थपकी मार के कैसे जान जाते हो? तो बेचने वाले ने कहा, पता नहीं साहब, बस पिताजी ने ये बताया था कि जब कोई तरबूज का खरीदार आवे तो 2 तरबूज पे तबला मारो और तीसरा बता दो साहब ये मीठा है, पकड़ा दियो। तो वो जाने हो के काम जाने। तो ये बेचने का एक तरीका है। ओके। बहरहाल 4 लाइनें कहूँगा। हमारा लखनऊ बहुत चीज़ों के लिए मशहूर रहा है। हमारे यहाँ नवाबों की तमाम इमारतें हैं, हमारे प्रदेश में तमाम धरोहर हैं, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी तमाम यादें हैं, और JP का और लोहिया का और तमाम हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों और सपूतों का नाम जुड़ा है। उनके सम्मान में हमेशा सर झुकाना चाहिए। जिसका मिलना नहीं उससे मोहब्बत कैसी, और गज़ल लिखूं और तेरी तस्वीर हो जाऊं, नहीं है अब बारिशों में वो शबनम सी बात, तू साथ है तो बनारस का मैं गंगा घाट हो जाऊं, और खुद को बेच के तेरा खरीदार हो जाऊं, और कहे तो मैं लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। वाह वाह, थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई उदयवीर सिंह जी, एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है JPNIC के नाम पे, 881 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये पैसे जनता के हैं, किसी के निजी नहीं हैं। उसके बावजूद 3.5 साल से ये प्रोजेक्ट धूल खा रहा है। बेचने या न बेचने की बात अलग है। 900 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट पे खर्च हो जाते हैं और वो यूटिलाइज भी नहीं हो रहा है। बेचना तो चलो बात का विषय है, एटलीस्ट उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए ना, जनता के काम आना चाहिए। प्रयास तो ये होना चाहिए। ब्रजेश जी, आप इससे पहले देखिए, गोरखपुर के अंदर 500 बेड का अस्पताल पिछली सरकार में ही तैयार खड़ा था। 3.5 साल तक उसका उद्घाटन नहीं किया। लखनऊ में भी कई अस्पताल हैं जो बन के खड़े हैं, 3.5 साल निकल गए। इस तरह का विकास के साथ द्वेष भाव, अरे सरकार के साथ रखिए, हमारे साथ रखिए, हमारे दल के साथ रखिए। जो जनता की चीजें हैं उनके साथ कैसे? आप देखिए शान-ए-अवध क्यों बनाया गया था। शान-ए-अवध के पीछे सोच ये थी कि लखनऊ के हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको संरक्षित रख के बाहर एक जगह ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, और ये कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर पाएगा, इसलिए सरकार ने बनाया था।
लेकिन अगर सोच ऐशगाह तक ही सीमित हो तो इससे आगे आप क्या करेंगे? मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं जी। आपको याद दिला रहा हूं कि माननीय केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम ने इस सरकार में रहते हुए एलडीए के कई प्रोजेक्ट्स जिसमें शान-ए-अवध भी शामिल था के बारे में भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए चिट्ठी लिखी थी एज ए डिप्टी सीएम ऑफ दिस गवर्नमेंट। आपको याद होगा कहां गई वो जांच? अगर इस सरकार का डिप्टी सीएम भी अपनी चिट्ठी से जांच नहीं करा सकता बेईमानों की, बेईमानी की आरोप लगा रहा है, तो फिर कौन है बेईमान? ओके, डॉक्टर मनोज मिश्रा, डिप्टी सीएम से ऊपर डॉक्टर मनोज मिश्रा प्लीज रिस्पॉन्ड। तो मैं 1 मिनट बात खत्म कर लूं। एक मिनट ब्रजेश जी, मुझे इनके सवालों का जवाब देना ब्रजेश जी। हाँ दीपक जी, मैं टाइम दूंगा, पर्याप्त समय है, सबको समय मिलेगा, अपनी अपनी बारी में बोलें। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, उदयवीर जी ने कहा और आपने भी कहा कि जो प्रदेश की जनता है उसके टैक्स का एक एक रुपया का उपयोग होना चाहिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं तो वहां जो एसी लगे वो चीन से आए, एसी का प्लांट सुनिए, और एसी प्लांट जो है वो जमीन में भी लगे, फर्श में, और फर्श से ठंडक आती है, और 7 सूट बने, 103 कमरे बने। आज तक उसका उपयोग ही नहीं समाजवादी पार्टी कर पाई, बता नहीं पाई कि इसका उपयोग क्या हो। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह से इस पैसे के लिए पूरा होगा तभी तो उपयोग होगा। सफाई में जो उत्तर प्रदेश की जनता आपने पूरा क्यों नहीं किया? उपयोग करना चाहते थे तो सफाई में उत्तर प्रदेश की जनता का जो पैसा लगा, मेहनत का पैसा लगा, पसीने का पैसा लगा, और केवल सफाई महोत्सव के अलावा दूसरा कोई बड़ा कार्यक्रम अगर कुंडली मार के क्यों बैठे हो आप? यही तो पूछ रहा हूं मैं। कितनी खराब है। आपने हवाई केशव मौर्य ने कहा बेईमानी हुई, लूट हुई, आपने इतना ज्यादा केशव मौर्य ने गलत बोला और उसके या आपका मुख्यमंत्री बेईमानी कर रहा है? शून्य। तो उत्तर प्रदेश के कौन बेईमान है बताओ? की मेहनत का पैसा केशव मौर्य गलत है किससे या आपका मुख्यमंत्री बेईमान है? किससे वसूला जाए? आप या उसके ऊपर भी कोई है बेईमानी करने वाला? क्या टीवी डिबेट को हल्का कर या एक प्राइवेट कंपनी वालों ने इस तरह की जिन्होंने ये खरीदना चाहते हैं इनको, उन लोगों ने खरीद लिया इस सरकार को, इस पार्टी को। इनके ऊपर वन बाय वन प्लीज, एक दूसरे पर व्यक्तिगत छींटाकशी ना करें, एक अरबों रुपयों का नेता कैसे बन गया? आप बताइए, समाजवादी पार्टी का मुखिया, समाजवादी पार्टी का मुखिया साइकिल से चलता था, अरबों रुपए का मालिक कैसे बन गया? अरबों रुपए का मालिक कैसे बन गया? इस बात का जवाब है। सच ये है कि व्यक्तिगत आरोप के बजाय उदयवीर जी प्लीज कोई किसी पर व्यक्तिगत कमेंट ना करिए प्लीज, कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। नोट व्यक्तिगत प्लीज। मेहनत के पैसे की वसूली सफाई किससे की जाए? सफाई के विकास पर किससे की जाए? आप इटावा में लगा देते कोई बात नहीं थी, 3.5 साल से लगा देते कोई बात नहीं। ओके, ओंकारनाथ सिंह, ओके, सफाई की उपयोगिता क्या थी? सफाई के बारे में उदयवीर जी प्लीज शांत रहिए, सुन लीजिए। प्रधान की मानसिकता दिखाइए। उदयवीर जी केवल प्रधान की मानसिकता थी। ओके, केवल प्रधान की मानसिकता से चल रही है। अरे आप क्यों डिबेट को खराब कर रहे हो? डिबेट क्यों खराब कर रहे हो? बोलिए, एक एक करके बोलो ना। प्रदेश में अराजकता, भाई जिंदाबाद, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, ये उत्तर प्रदेश विरासत में दिया, और परिणाम ये हुआ 200 से अधिक बहुमत वाली सरकार 44-47 पर सिमट गई। ओके, थैंक यू। ओके, ओंकारनाथ सिंह को स्क्रीन पे लाया जाए। ओके, ओंकारनाथ सिंह को स्क्रीन पे लाया जाए। ओके, ओंकारनाथ सिंह को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई ओंकारनाथ जी, कोई चीज 800-900 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तैयार हुई, मेरा यह मंतव्य है कि 3.5 साल से वो धूल क्यों खा रही है? बिकेगी नहीं बिकेगी वो तो सामने आ ही जाएगा, आज नहीं होगा कल सामने होगा अगर कुछ ऐसा होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसको ऑपरेशनल किया जाना चाहिए, इसको शुरू करिए, जनता के काम में आए, जनता का पैसा है, जनता का सामान है, जनता के काम आए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। असल में इस सरकार की सबसे बड़ी कमी यही है कि चीज़ों को लिंगर ऑन करने की। अब आप देखिए, जैसे रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट के कम से कम सैकड़ों कंटेनर ऐसे हैं जो अभी तक बंद पड़े हुए हैं कि इस पर महंगा लिया गया है। जब आप पेमेंट कर चुके हैं तो उस कंटेनर को क्यों सड़ा रहे हैं? जो उसकी इंक्वायरी करते रहिए, वो फाउंटेन्स लगवा दीजिए
ताकि वो खूबसूरती बढ़े उसकी, और उसके बाद उसका उपयोग कीजिए। आप पाते हैं गलती किसी की, उसको हैंग कीजिए जिसको करना है। इसी तरह से इस बिल्डिंग में था, आप अगर कोई चीज समझते हैं कि भाई ये गड़बड़ है, एक तो सरकार ये नहीं समझती कि इसमें कहाँ गलती हुई है, खाली हवा बना देती है। हर प्रोजेक्ट का ब्रजेश जी डीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब सरकार कोई प्रोग्राम बनाती है, प्रोजेक्ट बनाती है, तो डीपीआर जल्दी करने के चक्कर में ये लोग चीजें भूल जाते हैं। अब आपको मैं 2 उदाहरण दूंगा। इसी प्रोजेक्ट में जो ये बिल्डिंग बेचने की बात हो रही है, इसमें पावर कनेक्शन के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था। जो पावर कॉर्पोरेशन से पावर कनेक्शन लेना है, 6000 किलोवाट का लोड सैंक्शन हुआ था। और आप ये समझिए कि 5 करोड़ पावर कॉर्पोरेशन ने इनसे चार्ज किया। अब इन्होंने 5 करोड़ उनको दे दिया, 2 करोड़ सैंक्शन था, 3 करोड़ किसी और से मत से बचा के इन्होंने उसको दे दिया। इसकी उन्होंने स्वीकृत नहीं ली। अब इस पर इंक्वायरी हो रही है कि ये कैसे उन्होंने गलत काम कर दिया। ओंकारनाथ जी, आपको जरूरत से ज्यादा जानकारी नहीं है इन सब विषयों की? चिलर होता है, कुछ है क्या मसला? जरूरत से ज्यादा नहीं, आप मैंने इस मामले में घुस गए हैं। लोगों से पूछा मैंने, चिलर है, चिलर में आई हैव स्टैंड बाई कुछ का डाउट प्रोविजन हो रहे होता हैं। है, और इन्होंने इतना स्टैंड ज्यादा बाई कैसे प्रोविजन पता है नहीं दिया आपको? था। इतना ज्यादा कैसे पता है आपको? अब ये तो आप छोड़ दीजिए, आप पत्रकारिता करते हैं, मैं भी नेता हूं, तो अपने हिसाब से मैं भी पता कर लेता हूं। नहीं, बिजली जैसे आप कनेक्शन पता तक की कर लेते जानकारी कि ये रख रहे बिकने हो। जा रहा है, वो क्या क्या हुआ है, क्या हाँ? नहीं हुआ है, इरादे तो ठीक है ना? तो ये सारी चीजें तो पता करने की बात होती ना। अगर ये पता नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ब्रजेश जी, सरकार को समझाना चाह रहे हैं कि सरकार इसको समझे, हाँ, आ रहा हूं। इसको बनाइए और ओके। बना के इसको आगे अच्छा बढ़ाइए। मनोज जी, कुछ आपको अगर जवाब आप देना नहीं चाहते बढ़ाएंगे, हैं? मैं उन्हें तो 20 ये सेकंड का प्रदेश समय के देता लिए हूं, बड़ा फिर दुर्भाग्यपूर्ण दीपक वाजपेयी होगा। की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मनोज जी, देखिए कितनी देखिए, डीपली जानकारी है कांग्रेस के पास। ओंकारनाथ जी की पार्टी इस डीलिंग में बहुत एक्सपर्ट है। नहीं, ये डीलर दिल्ली ना के कहिए। स्तर पर इनकी पूरी नहीं, सरकार डीलर दिल्ली की मत सरकार कहिए, की ऐसा ना 10 वर्षों कहिए। तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में वो ऐसा मत डीलिंग करते कहिए। रहे, उन्हें मालूम है महाराज, डीलिंग आप कुछ कर लो, होती है। तो इसलिए आप इनके सोच कुछ पक्के हैं। कर लो, ये सोच पता आप डीलर करते हैं। बना दो, आप इनकी चोर पार्टी बना में दो, राष्ट्रीय लेकिन अध्यक्ष से लेकर नीचे मेरी तक एक कार्यकर्ता तक विनती डीलिंग सुन लो। एक्सपर्ट है। एक बहुत अच्छी चीज डीलिंग इस देश एक्सपर्ट में है, कहाँ राष्ट्रीय शहर में आ रही है, नीचे उसको तक किसी तरह कार्यकर्ता। से चालू कराओ। इनका हम अपना आपसे परिवार बहस पूरा नहीं करना जमात चाहते हैं, पर है, वो बेल जनता पर है। देख रही है कि आप इनको क्या पता कर है रहे सब हो कुछ। और आपका इनका क्या बाबा अखलाक है लगता और है आप किस तरह सही से होगा, कर रहे हो। क्योंकि ये आप बातें एकदम इनके दम हो सकती है। पार्टी तो वाइज इतने विचारधाराओं में तो फंस के सब इनके हर संपर्क चीज में को गड़बड़ कांग्रेस करने के। में लगे हो, यही आपका एक मुख्य एजेंडा है। और कोई ओके, बात थैंक नहीं। यू, थैंक यू। ओके, दीपक वाजपेयी को लाया गया बनी है तो वो कांग्रेस थैंक यू, नहीं है। थैंक यू। अगर ओके, नेहरू बहुत ये बहुत शुक्रिया। इंस्टीट्यूट बनाया नहीं, तो वो थोड़ा समाजवादी डाउट ये पार्टी का हुआ नहीं है। कि आपको जरूरत से ज्यादा जानकारी, इसलिए डाउट हुआ, और कोई बात नहीं है। रुकिएगा, अभी डिबेट में दीपक वाजपेयी को मैं लाता हूं। भाई दीपक जी, कोई 800-900 करोड़ रुपए की कोई चीज अगर तैयार हुई है सरकारी बजट से, तो जनता के हित में आना चाहिए। हम लोगों ने भी तमाम विदेश यात्राएं की हैं, आप भी बड़े मशहूर पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा। आप विदेशों में जाएं तो ऐसे कन्वेंशनल सेंटर आपको मिलते हैं जहाँ की उस प्रदेश की, उस राज्य की, या वहाँ पर बड़े बड़े सेमिनार आयोजन किए जाते हैं। इससे राज्य की, देश की, शहर की एक अलग छवि, एक अलग प्रतिष्ठा बनती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसको ऑपरेशनल कर दिया जाए तो कोई परेशानी है? 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ किसी मद से निकाल के इसको शुरू किया जाए। ब्रजेश जी, अगर अपना संविधान हम लोग पढ़ेंगे तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो स्मृतियां हैं उनको संरक्षित रखना, उनका सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। पहली बात तो ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी पितृ संस्थाओं का इस देश के आजादी आंदोलन में क्या योगदान रहा है, उसकी 5 गौरव गाथाएं छोटे में आपको बताता हूं। नंबर 1, 1939 में जब अंग्रेजों ने हमको संवैधानिक स्कीम और टाइम टेबल देने से इनकार कर दिया, तब कांग्रेस ने सारी प्रदेश सरकारों से इस्तीफा दे दिया 8 जगह से। तो सावरकर जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने मोहम्मद अली जिन्ना जी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन बनाकर 3 प्रदेशों में सरकार बनाई, NWFP में, बंगाल में और सिंध में। पाकिस्तान बनना चाहिए यह प्रस्ताव सबसे पहले सिंध की विधानसभा में पास हुआ, और उस वक्त हिंदू महासभा सिंध में सरकार में थी, उस विधानसभा में थी। यह इनका कैरेक्टर है। NWFP में मुस्लिम लीग की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिख के कहा कि अगर देश का विभाजन संभव नहीं है तो कृपया बंगाल का विभाजन जरूर कर दीजिए। नंबर 3, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखकर कहा वायसराय को
कि ये अंग्रेजों के खिलाफ है आंदोलन, इसको सख्ती से कुचलिए और बंगाल की चिंता मत कीजिएगा। बंगाल में क्विट इंडिया मूवमेंट को, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को हम सख्ती से कुचलेंगे। ये इनका गद्दारी का इतिहास है। ये नहीं, ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करिए, गद्दार वगैरह की भाषा नहीं, ये गलत भाषा है। हर स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाके से गलत है, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज, नफरत है, इट्स ऑब्जेक्शनेबल, नफरत है। ये इससे गर्मा ऐसी भाषा स्वीकार नहीं नागपुर में होती, आरएसएस ने अपने यहाँ तिरंगा ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जाती, दशकों तक ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। गोलवलकर ने लिखा, मैं भी कर सकता हूँ गलत भाषा का इनके इस्तेमाल। नहीं, ऐसी भाषा स्वीकार योग्य नहीं है। कि तिरंगा झंडा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी लंपट कह सकता हूँ, मैं भी अरे ये गुंडा कह ऐतिहासिक सकता हूँ, तत्व मैं है। भी बेईमान कह सकता हूँ। गोलवलकर जी ने लिखा कि तिरंगा हम देश के झंडे के आप तौर इस पे तरह कभी की भाषा स्वीकार का नहीं इस्तेमाल करिए, करेंगे। दीपक जी। आजादी के दीपक बाद जी, दशकों तक आप इन्होंने अपनी बिल्डिंग पर दीपक जी, नागपुर में गरिमापूर्ण तिरंगा शब्दों का नहीं इस्तेमाल लगाने करें। दिया और एक क्रांतिकारी ने या लगाया संसदीय तो शब्दों का जेल इस्तेमाल भिजवाया करें। उन्हें मुकदमा दर्ज करके। संसदीय ये शब्दों इनका का इस्तेमाल इतिहास है। करें जी। इसमें असंसदी क्या है ब्रजेश जी, क्या असंसदी बताइए ना। ये इनका इतिहास है, इन्होंने क्रांतिकारियों की मुखबिरी की, ये इनका इतिहास है। मैं तो इस इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं तो आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। पर अभी तो आज हम जेपीएनआईसी की बात कर रहे हैं हमने ना, पास करके भेज दिया मोदी जी को। जेपीएनआईसी की बात कर रहे हैं ना नहीं, और लोकपाल हमने पास कर, जेपी से इनको नफरत है, जेपी से इनको नफरत है, किसी भी किस्म की लोकतंत्र से इनको नफरत है। आप देखिए, रितु सरीन ने कल स्टोरी की है इंडियन एक्सप्रेस में, अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने पता किया है कि 20,000 करोड़ रुपए मोदी जी के दोस्त गौतम अडानी ने उदयवीर सिंह जी, देश से go ahead. चोरी करके बाहर भेज ओके, दिए। थैंक यू दीपक अब जांच जी। नहीं करा रही है। ओके दीपक जी, लोकपाल से ओके डरते हैं। उदयवीर जी, आपका क्या पॉइंट है, बोलिए। देखिए ब्रिजेश जी, देखिए जब इन्वेस्टमेंट मीट हुई उत्तर प्रदेश में तो होर्डिंग पे क्या दिखाया गया, एक्सप्रेस वे। और जब डिफेंस एक्सपो हुआ तो क्या जरूरत पड़ी, इसी रिवर फ्रंट की। और आगे अभी अमित शाह आए थे तो मीटिंग कहां की, उसी सिग्नेचर बिल्डिंग में। तो ये इस्तेमाल तो सब करना चाहते हैं। थोड़ा मैं दीपक जी की बात से सहमत हूं, शायद इन्हें ये लग रहा है इस म्यूजियम में जो इन्होंने गवाही ववाही अंग्रेजों के टाइम में दे दी, वो चीजें न देख लें लखनऊ वाले, इससे इनको चिढ़ है। मैं इनसे एक सवाल फिर आपसे पूछ रहा हूं, ये बड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है कि केशव मौर्य जी की चिट्ठी में जो प्रश्न उठाए गए थे उसका जवाब डिप्टी सीएम को नहीं मिला। तो ये बताइए किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या न्याय हो पाएगा प्रदेश के साथ अगर डिप्टी सीएम खुद ही चिट्ठी लिखते घूम रहे हो। ओके, इसका जवाब देने की जगह मनोज मिश्रा जी प्रोफेसर साहब बहुत इधर उधर की बात करते हैं। मैं चाहता हूं आप उनसे पॉइंटेड सवाल पूछ लें कि सीधा सीधा कि केशव मौर्य जी को न्याय मिलेगा। हमारी तो बाद में बात आती है। ये बता बहुत सांसद, बहुत विधायक प्रदेश के भ्रष्टाचार के ओंकारनाथ जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओंकारनाथ जी अपना पक्ष रखेंगे। ओके ओंकारनाथ जी, बोलिए क्या पक्ष है आपका। ब्रजेश जी, मैं आपके माध्यम से मनोज जी को समझाना चाहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन रही थी। जो हैबिटेट सेंटर बना है, इनको मालूम नहीं शायद है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उसको बनवाया था और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके पहले चेयरमैन थे। बाद में जब ट्रांसफर हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके चेयरमैन, पहले चेयरमैन बने थे और मेंबरशिप को बहुत ठोक बजा के रखा गया था। इतने इंपॉर्टेंट लोग यहाँ आएंगे और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की यहाँ मीटिंग्स होंगी और कन्वेंशंस होंगे कि लोग देखेंगे, उसको लोग समझेंगे लखनऊ में कोई चीज़ हो रही है। इसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बनने दीजिए और सरकार का इस पर जरूर कंट्रोल होना चाहिए, तभी इसकी महत्ता बढ़ेगी। जैसे इंदिरा प्रतिष्ठान है, लेकिन यहाँ पे जो लाइब्रेरी होगी, जो म्यूजियम होगा और जो बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स होंगी, वो महत्वपूर्ण होगा और ये लखनऊ के बड़े गर्व और शान की बात होगी। इसलिए मैं इसको चाहता हूं कि हर हालत में बने। जो इसकी शिकायतें हैं वो अलग अलहदा रखिए और उसको अपना जिसको सजा देना हो दीजिए। अच्छा सुनिए ना, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर ये 800-900 करोड़ का है, अगर 1600 करोड़ में बेच दे रहे हैं, मुनाफा हो जाएगा, खजाने में 800-900 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई प्राइवेट आदमी चलाता रहेगा, कोई तकलीफ आपको नहीं? तो वो चीज नहीं बन पाएगी, अपने वो न बन पाएगी और न लोग उसमें आएंगे, क्योंकि जब ये मेंबरशिप होती है तो मेंबरशिप में जो चीजें होती है सस्ती होती है, तभी वहां लोग मीटिंग करते हैं, तभी लोग आगे वहां बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ओके, थैंक यू। जो पैसे वाले लोग तो ताज में जाएंगे। फाइनल वर्ड दीपक जी। ब्रजेश जी, कल ये लोग कहेंगे जलियांवाला बाग बेच दो, परसों कहेंगे ताजमहल बेच दो, इसके बाद बोलेंगे कुतुब मीनार बेच दो, रेवेन्यू आएगा, लाल किला बेच दो, कोई आपत्ति नहीं होगी? ये हमारी धरोहर नहीं है क्या?
तो ये सवाल उठा रहे हैं, जेपी की स्मृति में अगर कोई चीज बन रही है, वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, तो क्यों भेज दे प्राइवेट हाथों जी, में? रेवेन्यू चीजों को चलाने से आता है, बेचने से नहीं आता। ओके, तो ताजमहल बेच रेवेन्यू तो दीजिए तब ना। आता है जब चीजें चलती हैं। अरे क्यों जाने बेच दे वाला बात है, ताजमहल? रेवेन्यू लेके आइए ना। क्यों बेच दे ताजमहल? टोल आता है ना। कैसी बातें करते हैं आप लोग? क्यों ताजमहल बेच दें? नहीं तो रेवेन्यू आने लगेगा इनके हिसाब से, बस रेवेन्यू कमाना रहेगा। लेके सरकार, देश भाग रहा है। हमारा संविधान कहता है कि आप वेलफेयर स्टेट हैं, आप अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करेंगे, या आप उनको बेच के रेवेन्यू अरे कमाएंगे? जेपी को वो बेहतर क्योंकि इनका जानते हैं संविधान से ज्यादा कोई कि आप वास्ता ज्यादा नहीं है। बेहतर जानते हैं जेपी को? अभी हरिवंश जी की चिट्ठी नहीं पढ़ी आपने? अरे हम ज्यादा बेहतर जानते हैं ना। नहीं, हम ज्यादा जानते हैं। अरे हम ज्यादा अच्छा जानते हैं इनको, जेपी जी को। ये क्या जानते हैं? इनका क्या वास्ता है? ये तो जेपी के दुश्मन है। इन्होंने तो उस आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपा है। ओके, ऑल राइट, उदयवीर सिंह गो आप 1977 का आंदोलन थैंक याद यू कीजिए। दीपक थैंक यू। ओके, उदयवीर जी। ब्रजेश जी, मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे सरकार के थे अखिलेश यादव जी ने जो चीज़ें बनाई हैं वो कोई अपने लिए नहीं बनाई, वो यहाँ की जनता के लिए, यहाँ का विकास करने के लिए, यहाँ का नाम देश विदेश में ले मैं तो जाने के लिए। कहता हूं कि अगर बेच जो रहे हो लोग तो एक और नंगनाच बड़ी बोलते अच्छी हैं, इमारत है लखनऊ में, फिल्मी कलाकारों डीजीपी के कार्यक्रम हेडक्वार्टर, को नंगनाच बोलते हैं। बहुत ही शानदार और वो लोग बिल्डिंग है अब वो, फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं। एकदम तो इंटरनेशनल कंगना पैटर्न रनौत पे को बनाई धन्यवाद। गई है। उसने योगी वो आदित्यनाथ डीजीपी ने हेडक्वार्टर ज्ञान बेच चक्षु दिया तो खोल जाए, दिए, ज्ञान चक्षु तो खोल दिए, डीजीपी हेडक्वार्टर भी बेचा जाए। अगर समय से काम किया होता तो ये प्रोजेक्ट पूरे होते, आगे थैंक भी यू, चलते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अब तक शुरू नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया, सरकार जाने के बाद धन्यवाद आज के दिन- धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, लखनऊ में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को बेचे जाने की खबरें हैं। ये पिछली हुकूमत ने इसको तैयार किया था। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेगा कन्वेंशन सेंटर है जिसके भीतर 5 स्टार होटल, कन्वेंशन सेंटर्स, मीटिंग्स हॉल, सेमिनार हॉल, स्विमिंग पूल्स, इंटरनेशनल पैटर्न पे बनाई गई एक शानदार इमारत जिसके ऊपर हेलीपैड भी है और जयप्रकाश नारायण का एक अद्भुत मेमोरियल। इसको बेचा जा रहा है, 1600 करोड़ की कीमत निर्धारित है। ये खबरें आज मीडिया में आई थी कि तब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह का एक स्टेटमेंट भी आ गया है, रिटन स्टेटमेंट, कि बिक्री के संबंध में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। अगर बिकेगा तो भी तस्वीर साफ हो जाएगी, नहीं बिकेगा तो सरकार से अनुरोध है कि इसका ऑपरेशन शुरू किया जाए, क्योंकि 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाई हुई ये बिल्डिंग 3.5 साल से धूल खा रही है। इसका इस्तेमाल लखनऊ और प्रदेश के लोगों के लिए होना चाहिए, देश विदेश के आयोजनों के लिए किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है बहनों भाइयों, मास्क जरूर पहने। धन्यवाद, नमस्कार।